अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा, पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा, पढ़ लेना अच्छा है। सामान्य तौर पर हम देख सकते हैं कि पढ़ लेना अच्छा है, पढ़ाई, लेकिन यह पढ़ाई एक लड़की की पढ़ाई। यह कविता त्रिलोचन की महत्वपूर्ण कविताओं में से है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें संवाद है, बातचीत है। एक छोटी बच्ची और यह कवि जो है, यह भी छोटा बच्चा ही है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसकी अपेक्षा बड़ा है, बस इतना ही है। जैसे बड़ा भाई हो और 3-4 साल की छोटी बहन हो। कविता में यह जो एक अंतरंगता है रिश्ते की, वह इसके अंदर बखूबी दिखती है, भाव विभोर कर जाती है। हालांकि हमें साफ स्पष्ट नज़र आता है कि चंपा और इस कविता का काव्य नायक दोनों अलग अलग हैं। बावजूद इसके जो गंवई संस्कृति है, एक दूसरे से जो नज़दीकी रिश्ते होते हैं, बच्चों की चुहल भी है इसके अंदर। किस तरीके से चंपा कलम छुपा देती है, और कलम अगर दे देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ। कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। ऊपर है चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। यह बच्चे और बच्चे के विकास, बच्चे का सहज भाव, और वह ऊधम किसके साथ करते हैं, जिनके साथ बहुत अंतरंगता होती है। और इस अंतरंगता के कारण ही जैसे वह परेशान करती है, और इस चुहल में ही कभी एक बड़ी बात कह जाता है। लोक चेतना की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कविता या बड़ी बात कहने का सायास आयोजन नहीं किया जाता। सहज जीवन में से वह चीज़ निकल आती है और देखने वाले को, पढ़ने वाले को चौंका देती है। गंभीर, उसकी गहनता में जाने पर पता चलता है कि यह सहजता आसानी से नहीं आती, यह सहजता बड़ी कठिनाई से आती है। कबीर इसी सहज के गाहक थे और इसी सहज की साधना करते थे, और हमारे लोक चेतना के कवि भी सहज की ही साधना करते हैं। और परिणाम स्वरूप वे हमारे सामने जिस तरह की कविताएं देते हैं, वे कविताएं अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी के नीचे जड़ें फैलाई हुई, ऊपर छटा घनादार पेड़ और उसके ऊपर फलों से लदी होती हैं। चुहल, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज़ गायब। कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर। छोटी बच्ची किस तरीके से चिढ़ाती है। गांधी बाबा कहते हैं कि पढ़ना लिखना अच्छा है। चंपा क्या कहती है? गांधी बाबा अपने समय में भारत के गांव-गांव में प्रेरणा के स्रोत थे, श्रेष्ठतम मनुष्य थे,
और वह बच्चे के भी जेहन में है। चंपा नहीं पढ़ूंगी की बात करती है और गांधी बाबा तो अच्छे हैं और वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे। उसके गले यह बात नहीं उतरती। यह जो एक नादानी है, इसको भी त्रिलोचन नहीं छोड़ते हैं। यानी लोक चेतना आसानी से विकसित नहीं होती है। लोक में जो कुछ भी है सब अच्छा और बेहतर नहीं है। उसे अच्छा और बेहतर बनाने का प्रयास करना पड़ता है। सामान्य तौर पर लोग समझते हैं कि गंवई जीवन यानी लोक चेतना। मुझे याद आता है, हर गांव में निश्चित तौर पर दो एक लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे लोग हर गाहे बगाहे, कोई भी तीज त्योहार हो, घर में कोई संकट आ गया हो, कोई आयोजन हो, तो उनसे जाकर के सलाह लेते हैं। ये लोग वही लोग होते हैं जो अपने गांव समाज, उनकी चिंता को आत्मसात किए होते हैं और अपने अनुभवों से अपना निदान बताने की कोशिश करते हैं। लोक चेतना के ये कभी हमारे निश्चित तौर पर यहाँ मुझे ध्यान आती है दो संग्रह नागार्जुन का, धरती और अमोला। अमोला कहते हैं आम, और आम की गुठली को जब मिट्टी में लगा देते हैं और जब उसमें से पौधा उगता है, नया नया होता है, उसी को अमोला कहा जाता है। उसके अंदर इन्होंने बरवे लिखे हैं। उन छंदों को, जिन छंदों को प्रायः लोगों ने छोड़ दिया है, त्रिलोचन ने पूरी की पूरी किताब बरवे छंद में हमें दी है, जिसमें अवध की मिट्टी की खुशबू, उसके रंग रूप हमें मिलते हैं। अगले कवि लेंगे केदारनाथ अग्रवाल। इनका परिचय देख लें। जन्म तिथि 1 अप्रैल 1911 ईस्वी। जन्म स्थान कमासिन, बांदा, उत्तर प्रदेश। अवसान 2000 ईस्वी। इनके कविता संग्रह हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, आग का आईना, गुल मेहंदी, मार प्यार की थापें, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोल बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आँखें खुले डैने, कहें केदार खरी खरी, पुष्प द्वीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। अन्य रचनाएं हैं। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है पतिया। निबंध संग्रह हैं समय समय पर, विचार बोध, विवेक विवेचन। यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखा है। बस्ती खिले गुलाबों की, रूस देश की यात्रा का वृत्तांत। इनकी मैंने 2 कविताएं चुनी हैं। पहली कविता है भिक्षुक दुख। छोटी कविता है। मैंने आंसू सोख लिए हैं,
और पिए हैं बेला और चंपा गुलाब के डब डब आंसू, मौल सिरी के छल छल आंसू, जैसे सूरज पी लेता है हरी घास के लगदग आंसू। वह जो लेता है देता हूँ, जाता है जब तब मैं उससे आने का वादा लेता हूँ। देखेंगे, आने का वादा लेता हूँ किससे? दुख से। दुख भिक्षुक हो गया है। लग रहा है ना एकदम उल्टा। वह कितना बड़ा आदमी होगा, वह कितना प्रसन्नचित्त आदमी होगा जो जिसके सामने दुख भी भिक्षुक बन गया हो। दूसरी कविता है चिट्ठी का व्यंग। ऐसा लगता है जैसे मैं बंद पड़ा हूँ, इस समाज में कील जड़ा हूँ, मेरा मस्तक टूट गया है, मेरा कोई पता ठिकाना नहीं रहा है। कह सकते हो मैं जीवित हूँ, खा लेता हूँ, गा लेता हूँ, रो लेता हूँ, लेकिन खाना गाना रोना यह जीवन के नहीं चिन्ह है। और बहुत कुछ मुझे चाहिए, वही नहीं है, यही मृत्यु है। लो यह देखो, यही हाथ हैं, मैंने इनसे कलम चलाई, ग्रंथ लिखाए, मैंने इनकी नसें तनाई, लेकिन जितना जो कुछ लिखते टके शेर में बिक जाता है, ये बेचारे घिस जाते हैं। कैसे कहूँ कि ये जीते हैं, मैं जीता हूँ। कविता, लोक कवि की कविता। कैसे कहें कि ये जीते हैं, मैं जीता हूँ, और बहुत कुछ मुझे चाहिए। यही ललक एक निर्माता की, एक सर्जक की। वह संतुष्ट नहीं होता। एक चीज़ बनाने के बाद उसका रस, उसका स्वाद और उसके बनाने से जो उसको ताकत मिली है, ये सारे पुनः उसे नई चीज़ का निर्माण, नए स्वाद का निर्माण करने की प्रेरणा देते हैं। परंतु दुख इस बात की है, बात का है कि मैंने इनकी नसें तनाई, टके शेर में बिक जाता है। जिस समाज की हमने संरचना की है उसमें यही हालत है कि निर्माण करने वाले को उसका रस, उसका मुआवजा नहीं मिल पाता। और यह विडंबना निश्चित तौर पर इन कवियों ने दिखाई है। फिर बावजूद इसके इन्होंने निर्माण को नहीं छोड़ा है। जैसे बनाना, सर्जन करना ही लोक चेतना की सबसे बड़ी खूबी हो। वह बना बना करके इस दुनिया से कष्ट को दूर करेगा। जिस तरीके से किसान, आज का व्यापारिक युग है, बावजूद इसके वह पैसा कमाने की लालच में गेहूं बोना नहीं छोड़ दे रहा, धान बोना नहीं छोड़ दे रहा, जबकि वह जानता है कि इनका बाजार भाव बहुत कम है। बावजूद इसके वह इसीलिए इन्हें उगाता है कि उसे संतोष होता है कि इससे लोगों का जीवन चलता है। ये तीनों कवि करीब करीब एक साथ के कवि हैं और इन तीनों का आपसी रिश्ता भी रहा है। केदारनाथ अग्रवाल ने तो नागार्जुन के बांदा आने पर एक लंबी कविता लिखी है, और वह कविता निश्चित तौर पर हमें न केवल भाव विभोर कर देती है, बल्कि यह भी सिखलाती है कि कविता कैसे की जाती है। लोक चेतना के वाहक कवियों की श्रेणी में मैंने यहाँ नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल पर थोड़ी सी बात प्रस्तुत की, यह सोच करके कि शायद विशेषकर FYBA के विद्यार्थी
ज़्यादातर मैंने विचार पक्ष को कम छुआ, यह सोच करके कि सार्थक रूप से कविता की थोड़ी समझ विकसित हो। जब कविता की समझ विकसित होगी तो विचार पक्ष उसी में से निकलेगा। गौर करेंगे, चिट्ठी का व्यंग्य नहीं दिया है, और यही विशेषता है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और नागार्जुन की। मैं समझता हूँ इन बातों से हमारे विद्यार्थीगण, उनको कुछ सार्थक मिलेगा। अगर थोड़ा भी इसमें से उनको लाभ हुआ तो मैं समझूंगा कि मेरा यह व्याख्यान सार्थक रहा। धन्यवाद, नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।